हम लोग क्लास 9th के अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग त्रिविमीय आकृतियों के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग द्विविमीय आकृतियों के विषय में पढ़ चुके हैं। द्विविमीय आकृतियां एक तलीय आकृतियां होती हैं जो केवल एक तल में ही होती हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, वृत्त। ये सभी के सभी जो है द्विविमीय आकृतियां हैं जो केवल एक तल में उपस्थित होती हैं। और त्रिविमीय आकृतियों के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं जो एक तल में होने के साथ साथ अर्थात पृथ्वी पर अपना जगह छेकने के साथ साथ हवा में भी जगह छेकती है। अर्थात इसमें 3 विमाएं पाई जाती हैं, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी पाई जाती है। तो ऐसी आकृतियों को हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। तो इसी त्रिविमीय आकृतियों का इसमें अध्ययन करना है। हम लोग अपने आसपास अपने पर्यावरण में जो भी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क, गेंद, बल्ला, साइकिल, मोटरसाइकिल, घर, बक्से, किताब, पेन, ये सारी वस्तुएं जो होती हैं सभी की सभी त्रिविमीय आकृतियां होती हैं। लेकिन इस अध्याय में हमें कुछ विशेष आकृतियों के विषय में ही पढ़ना है जिनका नाम है घनाभ, घन, शंकु, बेलन और गोला। इन्हीं 5 आकृतियों के विषय में हमें सिर्फ इसमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग घनाभ के विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहले घनाभ के विषय में। आइए सबसे पहले घनाभ की परिभाषा को देखते हैं हम लोग। आयताकार ठोस को घनाभ कहते हैं, यानी वैसे सभी ठोस जो आयत के आकार के होते हैं उन्हें हम लोग घनाभ कहते हैं। इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण है आपकी पुस्तक। सबसे अच्छा उदाहरण आपकी पुस्तक है। आप अपने पुस्तक के विषय में सोचिए कि वह बनी कैसे है। बहुत सारे आयताकार पन्नों को एक के ऊपर एक रखने से आपकी पुस्तक बनी है, जिसमें कुछ लंबाई, चौड़ाई और साथ साथ मोटाई भी है। तो आपकी पुस्तक जो है सो आयताकार ठोस है, अतः आपकी पुस्तक घनाभ है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे घनाभाकार आकृतियों के विषय में सोचिए जिसको आप लोग जानते हैं। जैसे आपके घर में रखा गया अलमीरा, बक्से, ईंट और भी बहुत सारी चीजें जो घनाभाकार होती हैं। तो जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपको अपने किताब के अर्थात अपने पुस्तक के सभी सतहों को अलग अलग रंगीन पन्नों से ढक देना है, तो जरा सोचिए कि कितने रंग के रंगीन पन्नों की आवश्यकता पड़ेगी। 4, 2, 6, 8 कितने? तो आप जब अपने पुस्तक को ध्यान से देखेंगे और उसके प्रत्येक पृष्ठ को अलग अलग रंग के अगर पन्नों से अगर ढकना चाहेंगे तो आपको 6 रंगीन पन्नों की आवश्यकता पड़ेगी। इसको उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए मैं एक घनाभ को लेता हूं, एक घनाभाकार आकृति को लेता हूं और इसको समझने में आपकी मदद करता हूं। देखिए, यह एक घनाभाकार आकृति है, यह आयताकार ठोस है, अतः यह घनाभ है। तो इसमें देखिएगा कितने पृष्ठ हैं, 1 और जस्ट इसके पीछे 2 नंबर, जस्ट इसके पीछे 2 नंबर, फिर इधर 3 नंबर और इसके पीछे 4 नंबर, 4 पृष्ठ हुए। इसके ऊपर वाला पृष्ठ 5वां पृष्ठ हुआ और जस्ट इसके पीछे अर्थात नीचे वाला पृष्ठ 6ठा नंबर पृष्ठ हुआ। तो इस प्रकार से घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। इसके अतिरिक्त अब इसमें ऊपर वाले सतह को छत कहते हैं या और नीचे वाले पृष्ठ को आधार कहा जाता है और इन पृष्ठों को हम लोग दीवार बोलते हैं। तो इसमें कितने दीवार हैं? तो 4 दीवार हैं, 1, इसके पीछे 2, 3 और इधर 4। इसमें 4 दीवार हैं। इसके बाद एक आधार और एक छत, इन सबको मिलाकर के घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। अब आइए अब इनके किनारों के विषय में जानते हैं। तो ऊपर वाले पृष्ठ में किनारों को देखिए, 1, 2, 3, 4 किनारे। इसी प्रकार से नीचे वाले पृष्ठ में भी 4 किनारे होंगे, 1, 2 पीछे,
3 साइड में और 4 इधर। फिर दीवार में भी 4 किनारे होंगे, 1 2 3 और इधर का 4। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो घनाभ में कुल 12 किनारे हुए और इनके शीर्ष, अब देखिएगा घनाभ के 3 किनारे आकर के किसी एक बिंदु पे अगर मिलते हैं तो उस बिंदु को हम लोग शीर्ष बोलते हैं या कोण बोलते हैं। तो इसमें कितने कोण हैं? तो इसमें 8 कोण हैं या 8 शीर्ष हैं। ऊपर वाले सतह में 4, 1 2 3 4 और नीचे वाले सतह में 4, 1 2 3 4। इस प्रकार से इसमें 8 शीर्ष हैं। तो हम लोग अभी देखे कि घनाभ में 6 पृष्ठ, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। अब हम लोग घनाभ के विकर्ण के विषय में जानेंगे कि घनाभ के किन किन शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है और घनाभ में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आइए, यह हमारे समक्ष है, उपस्थित है, शुभ घनाभ है। अब हमें इसके विकर्ण के विषय में जानना है कि किसे विकर्ण कहें। वैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विकर्ण कहते किसको हैं। जैसे द्विविमीय आकृति के विषय में हम पढ़े हैं कि आसन शीर्षों को छोड़कर किसी भी 2 शीर्ष को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो इसमें देखिएगा, अगर हम इस शीर्ष को अगर इस शीर्ष से मिला दें तो मिलाने वाला यह रेखाखंड केवल इस पृष्ठ का विकर्ण कहलाएगा, न कि घनाभ का विकर्ण कहलाएगा। और इसको मिलाने से तो आसन शीर्ष हो गया, तो एक विकर्ण बनने का प्रश्न नहीं उठता है। इसको मिलाते हैं तो विकर्ण बनता है, लेकिन वह घनाभ का विकर्ण नहीं कहलाएगा, वह केवल इस पृष्ठ का विकर्ण कहलाएगा। अब हमें इस घनाभ का विकर्ण चाहिए। तो जैसे कि हम लोग देखे हैं कि इसमें 8 शीर्ष हैं, तो अब किन किन शीर्षों को मिलाएं कि वह घनाभ का विकर्ण कहलाए। तो अब सोचना है हमें कि अगर हम विकर्ण मिलाते हैं, वह अगर एक पृष्ठ पर न रह जाए तो वह घनाभ का विकर्ण कहला सकता है। अगर हम कोई विकर्ण बनाते हैं और वह घनाभ के किसी पृष्ठ पर न रह जाए तो उसे घनाभ का विकर्ण कह सकते हैं हम लोग। जैसे इसके आमने सामने का शीर्ष, एक शीर्ष यहां का ऊपर वाला और दूसरा शीर्ष यहां नीचे वाला, अगर इसे हम मिलाते हैं तो यह एक घनाभ का विकर्ण कहलाएगा, न कि पृष्ठ का विकर्ण होगा। इसके अतिरिक्त हम देखें तो फिर इसको मिलाते हैं तो भी यह विकर्ण बनेगा, फिर इसको मिलाते हैं तो भी यह विकर्ण बनेगा, फिर इसको मिलाते हैं तो भी यह विकर्ण बनेगा। अर्थात घनाभ में 4 विकर्ण हो सकते हैं, 4 से अधिक विकर्ण नहीं हो सकते। अभी हम लोग घनाभ के विषय में जो पढ़े हैं कि घनाभ में पृष्ठ को ही सतह कहा जाता है या फलक कहते हैं। तो पृष्ठों की संख्या बराबर 6, कोण को ही किनारा भी बोला जाता है, अर्थात किनारों की संख्या बराबर 12, शीर्षों की संख्या बराबर 8 तथा विकर्णों की संख्या बराबर 4। अब आइए हम लोग घनाभ के पृष्ठों के क्षेत्रफल के विषय में जानते हैं। उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल कैसे निकालें और किस प्रकार से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें, किस प्रकार से घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें, इसी के विषय में जानना है हमें। अब आइए देखते हैं। आइए अब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में जाने। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, बात एक ही है, जिसे इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में से TSA से सूचित किया जाता है। तो अब सबसे पहले जानते हैं पृष्ठ। घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? तो 6 पृष्ठ होते हैं। अब सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल को बारी बारी से निकाल करके हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ करके फिर आगे बढ़ेंगे और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं घनाभ का पहला पृष्ठ, अर्थात इसमें कौन कौन सी विमा है। लंबाई है, देखिए इसको लंबाई मान लिए हैं, तो ए लंबाई है तो इसके पीछे वाला भी लंबाई होगा ऐसे। फिर ये किनारा जो है ऊपर भी है तो इसको भी लंबाई हम कहेंगे। फिर चौड़ाई इसको माना गया है, ए चौड़ाई हुआ तो इसके पीछे वाला किनारा भी चौड़ाई हुआ। फिर इस किनारे के ऊपर वाले हिस्सा को भी हम लोग चौड़ाई बोलेंगे और नीचे वाले हिस्सा को भी हम चौड़ाई बोलेंगे। तो
आइए सबसे पहले हम लोग सभी पृष्ठों को बारी बारी से उनका क्षेत्रफल निकाल करके और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं बहुत बारीकी से। तो पहला पृष्ठ, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, वर्गाकार भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग एक आयत भी कहलाता है। तो आयताकार होता है, तो इस आयत का अगर क्षेत्रफल निकाले हम लोग, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, अर्थात उसके एक जोड़ी आसन किनारों का गुणनफल जो होता है उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये लंबाई है और यह ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे ऊंचाई। तो पहला जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल के लिए लिख दिए लंबाई गुणे ऊंचाई। फिर इसके पीछे वाला जो पृष्ठ है 2 नंबर, ये भी लंबाई गुणे ऊंचाई हो गया, लंबाई गुणे ऊंचाई हो गया। 3 नंबर पृष्ठ जो है इसका चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये 3 नंबर पृष्ठ है, 2 नंबर। फिर चौथा नंबर पृष्ठ भी इसी प्रकार से चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। 5वां नंबर पृष्ठ जो है, 5वां नंबर पृष्ठ ऊपर वाला है लंबाई गुणे चौड़ाई। 5वां नंबर पृष्ठ हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। और इसका 6ठा नंबर पृष्ठ है, अर्थात नीचे वाला, ये भी लंबाई गुणे चौड़ाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये 6ठा नंबर है और यह 5वां नंबर है। तो इन 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई 2 है, तो इसको जोड़े हम लोग तो 2 गुने लंबाई गुणे चौड़ाई लिख सकते हैं। फिर 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, इसको लिखे हम लोग तो 2 गुने चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से 2 लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो इसे हम लोग 2 गुने लंबाई गुणे चौड़ाई लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो प्रत्येक में 2 कॉमन है, 2 को अगर हम निकाल दें और इसे थोड़ा सजा करके लिखते हैं हम लोग तो 2 गुने लंबाई गुणे चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुणे ऊंचाई जोड़ लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिए तो 2 गुने लंबाई गुणे चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुणे ऊंचाई जोड़ लंबाई गुणे ऊंचाई हो गया। तो इस प्रकार से हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जान चुके हैं। 2 गुने लंबाई गुणे चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुणे ऊंचाई जोड़ लंबाई गुणे ऊंचाई। अब इसको शॉर्ट रूप में लिखने के लिए हम लोग अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी में लंबाई को लेंथ कहा जाता है LENGTH, चौड़ाई को ब्रेथ कहा जाता है BREDTH, तथा ऊंचाई के लिए HEIGST, हाइट। और शॉर्ट फॉर्म में लेंथ के लिए L, ब्रेथ के लिए B और हाइट के लिए H का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके सूत्र को हम लोग 2 × LB प्लस BH प्लस LH के रूप में भी दर्शाते हैं। अब हम लोग घनाभ के चारों दीवारों के क्षेत्रफल के विषय में जानेंगे। चारों दीवारों के क्षेत्रफल को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है। तो इसमें क्या करना है, केवल आधार और छत को छोड़ देना है, बाकी सब जो हो गया सो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अगर छत को घटा दें और आधार को घटा दें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात इसमें छत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई और आधार का क्षेत्रफल भी लंबाई गुने चौड़ाई है। अर्थात दोनों का क्षेत्रफल अगर आपस में जोड़ ले हम लोग तो 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उस समय निकाले हुए थे कि 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस 2 गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस
2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई। इस प्रकार से हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाले हुए थे। अब इसमें से आधार और छत के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, काट देते हैं, तो शेष बचा हुआ क्षेत्रफल जो है वह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें से कॉमन क्या क्या होने वाला है। एक 2 निकलने वाला है और साथ साथ इसमें से दोनों में ऊंचाई भी कॉमन है, ऊंचाई भी निकलने वाला है। अर्थात इसमें से 2 अगर कॉमन ले ले तो चौड़ाई बच जाएगा और लंबाई बच जाएगा। जिसको सजा कर लिखें तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा और ऊंचाई भी निकल जाएगा, तो इसको गुने ऊंचाई के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुने ऊंचाई हो गया। अगर हम लोग अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच लिख सकते हैं। एक और चीज यहां ध्यान देने वाली बात है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसके विषय में आप लोग जरा याद करें तो याद आएगा कि हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। अर्थात इसे आयत के परिमाप के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार से अगर ध्यान से देखा जाए तो यह आधार का या छत का परिमाप हो जाता है। तो अगर हम लोग चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र लिखने का प्रयास करें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग कि आधार या छत का परिमाप और गुने ऊंचाई। अर्थात आधार और छत के परिमाप में अगर हम ऊंचाई से अगर गुना कर दें तो हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब हमें घनाभ के आयतन के विषय में जानना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयतन अर्थात कोई वस्तु हवा में जितनी जगह घेरती है उस जगह को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। तो अब कोई वस्तु हवा में कितनी जगह घेरती है इसका पता कैसे लगाएं हम लोग। तो अगर वस्तु कोई जैसे समान आकृति वाली हो, अर्थात जितना वह जमीन पर जगह जितना छेदती हो एकदम उसी लंबाई और चौड़ाई में ऊपर तक फैली हुई हो, अर्थात कहीं पे वह अधिक मोटी या कहीं पे अधिक पतली नहीं हुई हो, अर्थात समान लंबाई और चौड़ाई में वह वस्तु हो, तो उसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग सिर्फ आधार के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुना कर दें तो हम उस वस्तु का आयतन जान जाते हैं। तो जैसे घनाभ भी एकदम उसी प्रकार की वस्तु है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है एकदम समान बनी होती है, जो कहीं भी जाकर के बड़ी और कहीं जाके पतली, या अर्थात कहने का तात्पर्य है कहीं जाकर के मोटी और कहीं जाकर पतली नहीं होती है, एकदम समान आकार में नीचे से लेकर के ऊपर तक उठी होती है। तो हम घनाभ का आयतन निकालने के लिए उसके आधार के क्षेत्रफल में सिर्फ ऊंचाई से अगर गुना कर देते हैं तो घनाभ का आयतन निकल जाता है। तो घनाभ का आधार का क्षेत्रफल अगर जानना चाहें हम लोग तो उसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, और उसमें सिर्फ अगर ऊंचाई से गुना कर दें तो हम उसका आयतन जान जाएंगे। तो वैसे आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहा जाता है, इसको भी से सूचित किया जाता है। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। इसे अंग्रेजी के अक्षरों में अगर सूचित किया जाए तो इसको एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच के रूप में भी दर्शा सकते हैं। अब हमें यहां जानना है घनाभ के सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि घनाभ के सभी किनारे खुले हुए हैं और उनको टेप से चिपकाना है, और टेप से चिपका करके आपको घनाभ बनाना है, तो बताइए कितने लंबे टेप की आवश्यकता होगी यहाँ। तो अगर हम सभी किनारों की लंबाई का योगफल जान जाएं तो हम वहां पे टेप की लंबाई को बता सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि घनाभ में 12 किनारे होते हैं, जिसमें से 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात 4 लंबाई का योगफल में 4 गुने लंबाई, 4 चौड़ाई का योगफल है 4 गुने चौड़ाई, और 4 ऊंचाई का योगफल अर्थात 4 गुने ऊंचाई। और सबको जब जोड़ेंगे आपस में तो 4 यहां से कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा इसका सूत्र 4 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस ऊंचाई के रूप में। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। तो यह हो गया घनाभ के सभी किनारों की लंबाई का योगफल। अब अंत में हमें घनाभ के विकर्ण के विषय में जानना है कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई आखिरकार हम निकालें तो निकालें कैसे।
देखिए, जैसे हम जानते हैं कि इस शीर्ष को और इस शीर्ष को अगर मिलाएं हम लोग तो घनाभ का विकर्ण होगा। अब घनाभ का विकर्ण निकाले तो निकाले कैसे, किस प्रकार से हम घनाभ का विकर्ण निकाल सकें, किस प्रकार से हम घनाभ का विकर्ण निकालें, इसको जानने के लिए आइए सोचते हैं। सबसे पहले अगर इस किनारा को और इस सतह के विकर्ण को मिलाएं और साथ साथ अगर इस दोनों शीर्षों को मिला दें तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। जो समकोण त्रिभुज में एक भुजा इसकी ऊंचाई, दूसरी भुजा इस आधार का एक विकर्ण होता है और तीसरी भुजा इसके शीर्ष होते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है हमें इसके विकर्ण को ज्ञात करने में हमारी मदद करने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। ऊंचाई वाला किनारा यह हो गया, आधार का विकर्ण यह हो गया, और जिन शीर्षों को मिलाने से घनाभ का विकर्ण होता है वे शीर्ष ये दोनों हो गए, और इन दोनों को मिला दिया हमने तो यह घनाभ का विकर्ण हो गया। इसे हम लिख देते हैं घनाभ का विकर्ण। ये हो गया ऊंचाई वाला किनारा, तो इसको लिखते हैं ऊंचाई, तथा ये आधार का विकर्ण है। तो आधार जो है, आधार में जो विमाएं शामिल हैं वो लंबाई और चौड़ाई है, और आधार जो है वह आयताकार है। तो आयत का विकर्ण हुआ यह। तो आयत के विकर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो इसलिए हम यहां पे लिखते हैं रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग बनने वाले समकोण त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई को हम लोग यहां लिख चुके हैं। अब यहां पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध स्थापित किया था, और उन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और उसी के आधार पर हम लोग इस सूत्र को जान सके हैं कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, अर्थात समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल, जिसे हम लोग सबसे बड़ी भुजा बराबर रूट अंडर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल कहते हैं। इसलिए घनाभ का विकर्ण का सूत्र होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो यहाँ का लंब है ऊंचाई स्क्वायर और आधार है सो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर है। तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, तथा साथ में ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी रूट वाले संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे इसका रूट हट जाएगा, और यह रूट हटते ही यह हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस अंत में ऊंचाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहां जो सूत्र हमें मिला रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यह घनाभ के विकर्ण का सूत्र हो गया। अगर हम लोग इसके लिए अंग्रेजी के अक्षरों का उपयोग करें तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग घनाभ का विकर्ण निकालने में सफल हो गए, और घनाभ के विकर्ण का सूत्र जान गए कि रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार हम लोग घनाभ में घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ के सभी किनारों की लंबाई का योगफल, और अंततः हम लोग घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र निकालने में सफल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से 9th क्लास में घनाभ के विषय में जो पढ़ना था हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग घन के विषय में पढ़ेंगे।